हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज का हमारा पहला चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां हम देखने वाले हैं सर्कुलेशन के बारे में। दोस्तों, ये चैप्टर आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस की कर रहे हो, एनबीएस की कर रहे हो, या एसटेट की, या फिर डी ट्रिपल एसबी की। इन सभी में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हर सेक्टर में आता है और हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप बिना झिझक, बिना किसी संकोच के आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद ही आप किसी भी सुझाव पे जाइएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज एनियोलॉजी। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना, उसको क्या कहते हैं, एनियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ एनियोलॉजी कौन थे, हमारे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ही एक वैसे शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था ब्लड के बारे में। सर्कुलेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आर, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन ब्लड होता है, फिर ह्यूमन हार्ट होता है, फिर ब्लड लिम्स वेसल्स होते हैं और लिम्स होते हैं। दोस्तों, ये चार मेन ऑर्गन्स है ह्यूमंस के, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, जिनके थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे पहला तो ह्यूमन ब्लड है, जो कि पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। दूसरा ह्यूमन हार्ट है, जो कि हमारे बॉडी में पंप करता है। तीसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ऑल ऑफ द बॉडी में फैली हुई है। और लिम्फ, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दोनों हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हमारे पास होते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड इनटू अ कैविटी वेयर इट सराउंड्स द ऑर्गन एंड देन रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू ओपनिंग्स। देखो, जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होता है। उस कैविटी के अंदर ही जो होता है वो ब्लड पंप होता है और उससे सराउंड ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है, और फिर वहाँ से दूसरा ब्लड लेकर के फिर से इंटर कर जाता है। यानी कि यहाँ कोई भी स्पेसिफिक चैम्बर नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक जगह नहीं है कोई बाहर जाने का या आने का। यानी कि एक ही कैविटी के अंदर सारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो वो है कॉकरोच, ऑक्टोपस, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई और स्नेल। ये सारे जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बहुत ही बेस्ट एग्जांपल्स हैं। प्लीज़ आप इसके एग्जांपल्स को रिमेंबर करके रखिएगा, क्योंकि इसके एग्जांपल्स ही हैं जो आपको आपके एग्जाम्स में पूछेंगे। अब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड बाय अ हार्ट थ्रू वेसल्स एंड डज नॉट नॉर्मली फिल बॉडी कैविटी। हमारे यानी कि इंसान के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जहाँ देखा जाता है कि वहाँ पे कैविटी नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे चैम्बर्स बने होते हैं। हमारे हार्ट्स में चैम्बर्स बने हुए हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, चार चैम्बर्स हमारे हार्ट में बने हुए हैं। तो ये कैविटी की तरह सबसे पहले तो नहीं परफॉर्म कर रहा है, बल्कि एक चैम्बर्स के साथ परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर वेसल्स है जिससे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और वापस आता और जाता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ कैविटी बना हुआ है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स हैं ह्यूमंस और एनिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं, पहले हम एक ब्लड की समरी देखते हैं अच्छे से। ब्लड के बारे में सब कुछ जानते हैं। ब्लड की स्टडी को क्या कहा गया है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड स्पेशलिस्ट आर नोन एज हेमेटोलॉजिस्ट। देखो, जब भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे जब भी आपका ब्लड चेक करने वाले होते होंगे, चाहे जो भी आते होंगे, उनको हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। आप उस चीज़ को ध्यान रखना। ब्लड इज सर्कुलेटरी ऑर्गन एंड फाउंड्स इन अ लिक्विड स्टेट। ऑब्वियसली ब्लड एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे वॉल ऑफ द बॉडी पार्ट्स में रहते हैं, तो वो है ब्लड। ब्लड जो है वो एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे वॉल ऑफ द बॉडी पार्ट्स में रहते हैं और लिक्विड स्टेट के में रहते हैं।
ऑफ ब्लड, ब्लड का कितना क्वांटिटी होता है एक मेल के अंदर हो चाहे वो एक फीमेल के अंदर हो। अगर हम मेल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं तो 5.5 से लेकर के 6.5 लीटर एक अच्छे एडल्ट मैन के अंदर इतना रिक्वायरमेंट्स होता है, और फीमेल के अंदर 5 से 5.5 लीटर होता है। रीज़न ये है फीमेल के अंदर कम होने का, क्योंकि फीमेल जो है उनको हर मंथ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल से भी गुजरना पड़ता है, इस वजह से इनकी ब्लड की जो रेशियो है मेल से थोड़ी सी कम है। ब्लड एवरेज 7% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट। वैसे तो कहा जाता है कि मतलब हमारा जितना टोटल बॉडी वेट होता है उसका 7% जो होता है वो हमारा ब्लड होता है। यानी कि हम जितना भी अपना टोटल बॉडी का वेट काउंट करते हैं उसमें से अगर हम 7% देखें तो जो भी हम खा पी रहे हैं चाहे जो कुछ भी हम बना रहे हैं अपने शरीर में उसका 7% कहीं ना कहीं हमारे ब्लड रहते हैं जिसके अंदर जाता है और उनको सारे न्यूट्रिशन सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है याद रखने का कि उसका पीएच वैल्यू क्या है ब्लड का, वो चीज़। पीएच वैल्यू ब्लड का जो है 7.45 से लेके आप या तो उसको 7.4 भी बोल सकते हैं या फिर 7 भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये 7 है तो उसको हम बेसिक या फिर अल्कलाइन भी बोल सकते हैं। तो उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक और अल्कलाइन। और हमारे ब्लड का टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 1 यूनिट ब्लड के बारे में बोले तो हमारा 1 यूनिट ब्लड जो है वो 200 से 250 ml ऑफ ब्लड के बराबर होता है 1 यूनिट। तो बहुत लोगों से आप सुनते होंगे कि मैंने 2 यूनिट ब्लड जो है सो डोनेट किया, यानी उन्होंने कितना अपना ब्लड डोनेट किया, कम से कम अपना उन्होंने ½ लीटर ऑफ ब्लड डोनेट किया। 1 यूनिट में 200 अगर 250 ml हम मानते हैं तो 2 यूनिट में 500 ml हुआ, यानी कि उन्होंने अपना ½ लीटर खून कहीं ना कहीं किसी को डोनेट किया। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको हमेशा आपको अपना ब्लड डोनेट कराना चाहिए। अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो तो आपका एक ब्लड डोनेशन किसी दूसरे पर्सन की बहुत हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ आपके ब्लड डोनेट करने से क्या होता है कि आपका भी बॉडी जो है वो हेल्दी रहता है और अच्छा रहता है। ठीक है। Then to prevent from clotting of blood in a blood banks, two chemicals are mixed in the blood like a calcium oxalate and calcium citrate. देखो जब हम ब्लड बैंक में जाते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम साइट्रेट होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम साइट्रेट जो होता है हमारे ब्लड्स को जमने नहीं देता है। ठीक है, इस वजह से वो हम अपने ब्लड में मिक्स करते हैं जिससे हमारा खून खराब भी ना हो और जमे भी ना। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन अ बोन मैरो। हमारा ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे बोन मैरो के अंदर होता है। हमारे बोन मैरो जो है वो हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करता है। Then प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। मतलब कि जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस। हेमेटो मतलब हेमेटो शब्द जो होता है वो हमारे ब्लड के लिए यूज होता है, अपोइसिस मतलब फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस। नेक्स्ट देखते हैं कलर ऑफ ब्लड। ब्लड का कलर क्या होता है और क्यों होता है। ये ब्लड का कलर जो है हमेशा रेड होता है क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हीम जो होता है वो एक आयरन कंपाउंड को कंटेन करता है। आयरन कंपाउंड वो भी कौन सा, फेरस स्टेट वाला। आप याद रखिएगा आयरन का 2 स्टेट होता है, एक फेरस और एक फेरिक। फेरिक वाला यहाँ यूज़ नहीं होता है बल्कि फेरस होता है, आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी घुमा के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इट गिव्स अ रेड कलर टू द ब्लड आफ्टर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब ये हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये जो है रेड कलर फॉर्म करता है। और ग्लोबिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन। हेमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है। और वो क्या करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेड कलर को फॉर्म करता है और बनाता है। अब हम देखते हैं ब्लड 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दोनों तो ब्लड ही होते हैं लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंसेस है हम उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो हाई अमाउंट में होता है, और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ना कि ऑक्सीजन की।
तो जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, ब्लड प्योर बनाएगा और उस प्योर ब्लड का हम यूज़ करेंगे। और हम यहाँ देखें कि ऑक्सीजन मतलब आयरन कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रेड कलर देता है। इस वजह से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर क्या हो जाएगा, रेड। वहीं पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ हमारे ब्लड के अंदर तो वो कौन सा ब्लड हो गया, इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड होने के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड के अंदर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसका कलर जो होता है रेड ना होकर के ब्लू या फिर डार्क ब्लू बन जाता है। तो आप कई बार देखते हो कि डार्क ब्लू और ब्लू कलर का वेन्स हमारे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को रिप्रेजेंट करता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमेशा रेड कलर होता है। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। देखो यहाँ पे जो भी चीज़ नोट दे के बनी हुई है, यानी कि नोट्स दे के इंडिकेट किया जाता है, वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो ऑक्टोपस का कलर ब्लड का क्या होता है, तो वो होता है ब्लू। अब ब्लू क्यों होता है, क्योंकि ऑक्टोपस के ब्लड में हेमोसाइनिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उसका जो पिगमेंट है वो कोबाल्ट नाम के वो कंपाउंड से बना हुआ था। हमारा पिगमेंट जो है वो फेरस नाम के कंपाउंड से बना हुआ था और उसका कोबाल्ट की, इस वजह से उसके कलर, उसका जो होता है कलर वो ब्लू होता है। और कॉकरोच का कलर जो होता है वो ब्लड का वो वाइट होता है। क्यों, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर हेमोलिम्फ पिगमेंट होता है। हेमोलिम्फ पिगमेंट के अंदर यानी कि वहाँ पे कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं रहता है, इस वजह से आप वो उसके ब्लड का कलर वाइट देखते हैं। हीमोग्लोबिन का अगर हम यूनिट देखें ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वो होता है क्या कि हीमोग्लोबिन का यूनिट हम मेल और फीमेल दोनों में वेरी करता है। सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर 14 से 16 ग्राम होता है, वही फीमेल के अंदर 10 से 12 ग्राम। मैंने रीज़न बताया कि फीमेल के अंदर कम क्यों होता है, क्योंकि उन्हें हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड से गुजरना पड़ता है, इस वजह से उनका थोड़ा सा रेशियो मेल से कम होता है। नेक्स्ट, हीमोसाइटोमीटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है किस लिए, ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए। हम ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हीमोसाइटोमीटर का। ठीक है, आप देखते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में, ब्लड क्या है उसके बारे में अच्छे से डिटेल वर्जन में। ब्लड के अंदर दो तरह का पार्ट होता है, एक तो सबसे पहला सॉलिड पार्ट, दूसरा लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट के अंदर 45% ऑफ ब्लड होता है, यानी कि ब्लड का 45% चीज़ जो हुआ सॉलिड पार्ट के अंदर वो होता है सॉलिड, और 55% जो होता है ब्लड का वो होता है लिक्विड। तो अब हम देखेंगे कि सॉलिड के अंदर क्या क्या आएगा और लिक्विड के अंदर क्या क्या आएगा। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड के अंदर होता है सबसे पहले रेड ब्लड सेल, फिर वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। 99% पार्ट जो होता है वो क्या होता है, रेड ब्लड सेल, तभी तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। और उससे थोड़ा कम होता है वाइट ब्लड, उससे भी कम ब्लड प्लेटलेट्स। आइए हम इन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लाज्मा को कि प्लाज्मा होता क्या। प्लाज्मा जो है वो एक लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का, जो कम से कम 55% ऑफ टोटल वेट कंटेन करता है हमारे ब्लड का। अब इस प्लाज्मा का कलर क्या होता है, या तो लाइट होता है या फिर पेल येलो कलर होता है। अब आप बोलोगे कि लाइट या फिर पेल येलो कलर होने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। जब बिलिरुबिन का सिक्रीशन सबसे ज़्यादा होता है तो हमारे अंदर जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं, और बिलिरुबिन जो होता है वो हमारे लीवर के ऊपर फॉर्म होता है। देखो पता है कभी कभी आप टेस्ट करवाए होगे तो आपको बताया होगा कि आपका बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का जो मात्रा है कभी बढ़ गया। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे जितने भी ऑयली फूड्स होते हैं ना, जितना हम तेल पक सामान खाते हैं या तेल में छना हुआ सामान खाते हैं, ये उसको कंज्यूम करता है।
उसको पचाने का काम करता है। पर अगर हम बहुत मात्रा में खाने लगते हैं तो ये हमारे लीवर के ऊपर एक्यूमुलेट होता है और बहुत बार उसका नंबर बढ़ने से हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप तला पका हुआ सामान थोड़ा कम खाइए, क्योंकि आपका लीवर अफेक्ट हो जाएगा इससे। क्योंकि कि हर चीज़, हर ऑर्गन का एक कैपेसिटी है, वो वहीं तक काम करता है। आप उससे ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स डालोगे तो ऑब्वियस बात है वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए आप समझ गए कि प्लाज्मा का कलर येलो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। देखिए अब हम कंपोजिशन देखते हैं कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं वाटर की। देखो हम सबसे ज़्यादा इंटेक भी करते हैं वाटर का, तो प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा इंटेक क्या है, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसका है, वाटर का 90 to 92%, वहीं प्रोटीन का 7 to 9%। अब प्रोटीन के साथ साथ उसके अंदर ग्लूकोज, आयरन और मिनरल्स भी होते हैं जो कि ऑलमोस्ट 1% होते हैं। अब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो देखो सबसे पहले एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फिर ग्लोबुलिन नाम का, फिर थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन या फिर प्रोथ्रोम्बिन, ये तुमको जो भी बोलो इन तीनों को हम क्लॉटिंग बोलते हैं। क्लॉटिंग के लिए ही इसका यूज होता है, ठीक है। तो हम मेनली 3 ही प्रोटीन बोल सकते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और थ्रोम्बिन। एल्बुलिन प्रोटीन अगर हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ करके बताएं तो आप जब अंडा खाते हो, अंडा का वाइट वाला पार्ट जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाई अमाउंट का एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन, साथ ही बैलेंस करता है आयंस और मिनरल्स के लिए। देखते होगे आप जब जिम ज्वाइन करते होगे तो सबसे पहले ट्रेनर आपको बोलता होगा कि आप वाइट एग खाओ, वाइट एग में भी उसका योल्क छोड़ करके उसका वाइट वाला पार्ट खाओ, ताकि वो खाने से आपके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन हो और आपका जो आयंस है, मिनरल्स है आपके बॉडी में, वो आपको मेंटेन रखेगा, ताकि आपको ज़्यादा भूख ना लगे, आपको ज़्यादा क्रेविंग्स फील ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज अ ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है वो हमारे एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा एंटीबॉडी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा अंग रक्षक है, हमें रक्षा करता है उसके लिए। थ्रोम्बिन, देखो ब्लड है तो ब्लड का एक ऐसा पार्ट है कि कंटिन्यूसली फ्लूइड स्टेट में रहेगा और ट्रांसपोर्ट करते रहेगा। तो सोचो कभी हमें चोट लग जाएगी और थ्रोम्बिन नाम का जो प्रोटीन है हमारे प्लाज्मा में अगर वो अपसेंट हो जाएगा, तो अगर हमारा एक बार खून बहना स्टार्ट होगा और क्लॉट ही नहीं होगा तो कॉन्स्टेंटली खून बहने के कारण क्या होगा, हमारे शरीर से ज़्यादा खून बह जाएगा। सपोज एक बॉटल पानी रखो, उस बॉटल में ही छेद हो जाए तो उस छेद से तो सारा पानी खत्म हो जाएगा ना। सेम हमारे बॉडी के अंदर भी तो है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड में अगर क्लॉट नहीं होगा तो सारा ब्लड एक मामूली सी चोट से सारा ब्लड जो है लॉस हो जाएगा, और ब्लड के लॉस होने से क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि एक ब्लड ही एक ऐसा चीज़ है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और होल ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट करवाता है। और जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम कोई भी फंक्शन नहीं करेंगे, और फंक्शन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डेड माने जाएंगे। तो देखो एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा प्रोटीन कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है, 7 to 9% है लेकिन इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। नेक्स्ट देखते हैं फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन इज द मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग। मैंने अभी बताया आपको कि फिब्रिनोजेन जो है वो क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट, और क्लॉटिंग का क्या कैसे इंपॉर्टेंस है वो भी समझाया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन की, कि प्लाज्मा के क्या फंक्शंस हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, बैलेंसिंग ऑफ आयंस एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी थ्रू, किसके थ्रू ऐसा हम कर पा रहे हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के थ्रू, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। ये क्या मेंटेन करता है, हमारा बॉडी के टेम्परेचर को, और साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है और एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करवाता है, और हमारा पीएच वैल्यू भी मेंटेन करता है प्लाज्मा। तो देखो सारी चीज़ें प्रोटीन से रिलेटेड हो गई ना। यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लड में से अगर आप आरबीसी को हटा दोगे तो आपके अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजेन प्रोटीन को हटा दोगे यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, सीरम। आप याद रखना, प्लाज्मा रिमूव फिब्रिनोजेन इक्वल टू सीरम एंड ब्लड रिमूव आरबीसी इक्वल टू प्लाज्मा। नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल।
अब हम बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में कि आरबीसी होता क्या है। आरबीसी की अच्छी खासी इंट्रोडक्शन देखने वाले। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और आरबीसी की डिस्कवरी किसने किया था? एंटोन वैन लीeuwenhoek। जी हाँ, ये वही जिन्होंने सबसे पहले सेल देखा था। ये वही है जिन्होंने हमारी आरबीसी की डिस्कवरी की है। ठीक है। और हम काउंट की बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो अगर हम मेल की सबसे पहले बात करते हैं तो मेल के अंदर आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन होती है। वहीं फीमेल के अंदर 4 to 4.45 मिलियन होती है। और हम फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की बात करें तो कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। हमने पीछे भी पढ़ा था ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। और आरबीसी की लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज है। और डेथ या फिर उसका ब्रेकडाउन जो होता है वो कहाँ होता है? लीवर या स्प्लीन के अंदर। तो हम कह सकते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी स्प्लीन या फिर लीवर। लीवर और स्प्लीन जो है वो जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब होता है मुर्दाघर या फिर कब्रिस्तान। ठीक है। ब्लड बैंक ऑफ हेमोग्लोबिन इज स्प्लीन। हमारा ब्लड बैंक जो होता है हेमोग्लोबिन का वो कौन होता है? स्प्लीन। और स्प्लीन क्या करता है? डेड आरबीसी को रीजनरेट करता है और स्टोर करता है। कब? जब हमारे बॉडी को इमरजेंसी में कोई भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी तब। देखो फिर से यहाँ पे नोट वाला सेक्शन आ गया। ये देखो नोट वाला सेक्शन जो है ये हर वक्त आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा। इन एम्ब्रियोनिक फेज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन। हमारा जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि जब हम मम्मी के वोम में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो हमारा आरबीसी कैसे फॉर्म होता है? देखो जीवन मिलने के बाद ना बोन मैरो में फॉर्म होता है। इससे पहले हमारा आरबीसी फॉर्म हो रहा होता है हमारे लीवर के अंदर। और हम अगर रेशियो ऑफ आरबीसी और प्लाज्मा इज नोन एज क्या कहा जाएगा? हेमेटोक्रीट कहागा। ठीक है, आप उस चीज को याद रखना। देन काउंट ऑफ आरबीसी इज मेजर्ड बाय हेमोसाइटोमीटर। हमने भी बात किया था हेमोसाइटोमीटर के बारे में। शेप ऑफ आरबीसी इज ओवल एंड बाइकॉनकेव। आरबीसी इज द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको याद रखना, लोग भूल जाते हैं। स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो आएगा आरबीसी। ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ब्लड सेल्स, सबसे पहले तो सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लाज्मा और उसके बाद आरबीसी। अभी तो हमने कहा ना कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सा हुआ? आरबीसी। और वही अगर हम क्वांटिटी में बात करें तो जो छोटा है वही धमाका दे रहा है, यानी सबसे ज़्यादा आरबीसी है, उसके बाद प्लाज्मा है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी है। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियस किसके अंदर एब्सेंट होता है? तो ह्यूमन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एब्सेंट होते हैं। कारण क्या है एब्सेंट होने का? आरबीसी इज द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल एंड इट रेगुलेट्स ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। सो ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया इट कैन नॉट वेट सच लार्ज सेल ऑर्गेन। देखो आरबीसी बहुत छोटा होता है, जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर काम होता है ऑक्सीजन को लेकर के हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर वो ऑक्सीजन लेके ट्रांसपोर्ट करेगा तो बताओ उसके अंदर स्पेस कहाँ है जो वो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को भी घुसा करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना ही ना पॉसिबल। इस वजह से हमारे ह्यूमन आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। एक्सेप्शन भी याद रखो, यहाँ पे एक्सेप्शन का भी बहुत बड़ा रोल है। एक्सेप्शन में कैमल है, जिराफ है और लामा है। कैमल और लामा आपसे बहुत बार पूछा गया, आप इसको भूलना मत, इसको भी नोट डाउन कर लेना। इसके अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट होते हैं। कलर ऑफ आरबीसी क्या है? रेड। रेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है। आरबीसी आर नोन एज द मेन ब्लड सेल। लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स एम्फीफ्यूरा, यानी एक ये एम्फीबियन है, एम्फीफ्यूमा नाम का, जिसका सबसे बड़ा आरबीसी है पूरे यूनिवर्स में। और सबसे छोटा आरबीसी किसका है? मस्क डियर का। और लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स के अंदर, मैमल्स की बात करें तो उसमें एलिफेंट का आता है। और स्मॉलेस्ट आरबीसी इन मैमल्स मस्क डियर का। देखो सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी भी यूनिवर्स का मस्क डियर है और स्मॉलेस्ट आरबीसी इन मैमल्स में भी मस्क डियर। आप इस चीज को कंफ्यूज मत होना।
नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस टू द सेल एंड टिश्यू, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है जो कि ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन का। वहीं अगर हेमोग्लोबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा तो कार्बोग्लोबिन कहा जाएगा, जो क्या करता है 75% ऑफ ट्रांसपोर्ट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। रिमेनिंग 25% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है हमारे वाटर से जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और वो क्या फॉर्म कर देते हैं कार्बोनिक एसिड्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो है वो कितना ट्रांसपोर्ट करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का, यानी कि एक हेमोग्लोबिन एक आरबीसी के अंदर 4 खाने प्रेजेंट है। आप ये याद रखो, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ये लेकर के जाता है और हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स क्या है उसके बारे में हम सब कुछ देखते हैं। वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है ल्यूकोसाइट्स। इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये 8000 से लेके 10,000 तक के होते हैं। हमने आरबीसी में बात किया था 1 मिलियन से लेकर के 1.5 मिलियन तक के होते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो देखिए तो रेशियो जो है 600/1, यानी कि 600 आरबीसी इक्वल टू 1 डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड सेल। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो टेक प्लेस इन अ बोन मैरो। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों कहाँ फॉर्म होते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर। ये आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं पूछे कि आरबीसी फॉर्म होता है और डब्ल्यूबीसी ना होता और आप इस स्टेटमेंट को करेक्ट मत मानना बल्कि गलत मानना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों के अंदर हमारा फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो में ही होता है और इसका लाइफ स्पेन क्या होता है 2 to 4 डेज या फिर मैक्सिमम 21 डेज। इसके डेथ या फिर ब्रेकडाउन को हम कहाँ होता है वो होता है लीवर या फिर ब्लड के अंदर, और वहाँ कहाँ होता था लीवर या फिर स्प्लीन के अंदर। डब्ल्यूबीसी जो है रीजनरेट भी करता है कहाँ ब्लड के अंदर। शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी इज इरेगुलर, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फिक्स्ड शेप नहीं है, ये जो है एमीमा लाइक स्ट्रक्चर है, इसका किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है ऐसा कौन सा ब्लड सेल है जिसका एमीमा लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल और स्मॉलेस्ट ब्लड सेल क्या था आरबीसी स्मॉलेस्ट ब्लड सेल था। आपने अभी पढ़ा लार्जेस्ट क्या है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। डब्ल्यूबीसी जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, और इसका दूसरा नाम आप फाइटर सेल बोल सकते हो, बॉडीगार्ड सेल बोल सकते हो, इम्यून सेल बोल सकते हो, सोल्जर सेल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जो हमारा प्रोटेक्शन दे रहा है, वो चाहे भले फाइटर बोलो, बॉडीगार्ड बोलो, इम्यून बोलो, सोल्जर बोलो, कुछ भी बोलो, ये हमारा मेन चीज़ इसका फंक्शन यही है हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देना किसी भी थिंग से। अब हम यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की टाइप्स। डब्ल्यूबीसी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पहला तो ग्रेनुलोसाइट और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होता है न्यूट्रोफिल्स और इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। वही ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स 3 टाइप्स के होते हैं, ए लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ये सारे हमारे एंटीबॉडीज़ है जो कि हमें मदद करते हैं किसी भी इम्यून सिस्टम में किसी भी प्रकार की बाहरी वायरस बैक्टीरिया से बचाने में। अब फैक्ट्स देखो, सबसे पहले लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है हमारा मोनोसाइट, ठीक है, और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है लिम्फोसाइट। याद रखना बेसोफिल्स काउंट जो होता है वो सबसे मिनिमम होता है। बेसोफिल्स का काउंट 0.1 से लेकर के 0.5% का होता है, और वही न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 60 to 65%। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना।
वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ WBC ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम WBC के जो टाइप्स हैं उसको देख लिए हैं, और लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर से, ठीक है, उसके अंदर क्या बना हुआ होता है। बेसोफिल्स के अंदर क्या बना हुआ होता है, बाइलोब न्यूक्लियस, यानी कि उसका न्यूक्लियस जो है इस प्रकार का बना हुआ होता है, बाइलोब टाइप का। इस्नोफिल्स के अंदर क्या होता है, बिग बाइलोब न्यूक्लियस, उसके अंदर बहुत बड़ा बाइलोब न्यूक्लियस दिखेगा तुमको। न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या होता है, दो से ज़्यादा न्यूक्लियस दिखते हैं। और मोनोसाइट के अंदर क्या होता है, वो किडनी शेप्ड का न्यूक्लियस दिखेगा। लिम्फोसाइट के अंदर क्या होता है, बिग साइज का सिंगल न्यूक्लियस दिखेगा। आओ तुमको हम फोटो दिखाते हैं, एक मिनट। मोनोसाइट की सबसे पहली बात करते हैं। देखो मोनोसाइट में हमने यहाँ पे क्या देखा कि उसके अंदर तुमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि किडनी शेप न्यूक्लियस दिखेगा। देखो तो इसका शेप बिल्कुल किडनी के जैसे नहीं लग रहा है, ऐसे करके। इस्नोफिल्स के अंदर बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस है। और वहीं बेसोफिल्स के अंदर बाइलोब न्यूक्लियस है, ये देखो बाइलोब टाइप के न्यूक्लियस हैं। न्यूट्रोफिल्स के अंदर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, ये देखो। और लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, देखो। आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो कि किसका कैसा क्या न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसा अभी हमने स्ट्रक्चर में बात किया। आओ यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स को। बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स क्या करते हैं, ये हमें फर्स्ट लेवल ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को, ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होता है बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स की वजह से। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज काउज होने से, जो कि नॉन लिविंग थिंग में होते हैं, वो रीज़न होता है कि ये हमें प्रोटेक्शन वहाँ प्रोवाइड करते हैं। दूसरा न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो हमें सेकेंड लेवल ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये भी प्रोटेक्ट करती है हमें डिजीज़ होने से, लेकिन कौन से चीज़ से, लिविंग थिंग से। और मोनोसाइट लिम्फोसाइट जो होता है ये हमें एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स जो होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ इम्यूनिटी, वो भी किससे, नॉन लिविंग थिंग से। न्यूट्रोफिल्स जो है वो हमें प्रोवाइड करती है सेकेंड लेवल ऑफ इम्यूनिटी, किससे, हमें डिजीज होने से, लेकिन किसके थ्रू, लिविंग्स के थ्रू। और वहीं पे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमें एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, किसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। आओ हम एक एक करके सब सारे इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में अच्छे से डिटेल वर्जन में पढ़ते हैं। बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स सबसे पहले देखते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन आवर बॉडी। देखो ये इन्फ्लामेटरी मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी प्रकार का एलर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो कि सडनली आता है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, इसलिए इट प्रोड्यूसेस एलर्जिक रिएक्शंस। देखो यहाँ पे दिया हुआ सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन को सिक्रीट करता है। हिस्टामिन जो है वो एलर्जी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दे फॉर्म्ड हेपेरिन, हेपेरिन जो है वो एक एंटीकोगुलेंट फैक्टर है, ये हमारे ब्लड को कोगुलेट नहीं होता है। देखो जब किडनी का डायलिसिस होता है तब क्या होता है, हेपेरिन का यूज़ होता है। हेपेरिन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जब किडनी हमारे ब्लड को अच्छे से प्योर नहीं कर रही होती है तो क्या होता है कि किडनी के डायलिसिस ब्लड को प्योर नहीं कर रही होती, तब हम क्या करते हैं, डायलिसिस पे जाते हैं। डायलिसिस पे जाने के पीछे रीज़न क्या होता है कि हम अपना सारा ब्लड अपने बॉडी से निकालते हैं और निकाल करके हम एक जार में डालते हैं। देखो मैंने बताया ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, उसके अंदर कोगुलेंट नाम की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। अगर हम सारा ब्लड एक साथ निकालते हैं और वो जम गया तब तो हम फिर अपने बॉडी से ब्लड निकाले भी और हमारे अंदर कुछ गया भी नहीं, हम तो मर ही गए। इसके लिए हमारे ब्लड के अंदर सबसे पहले एंटीकोगुलेंट डाला जाता है, यानी कि हेपेरिन डाला जाता है। हेपेरिन डालने के बाद हम उस जार में डालते हैं, जार में डालने के बाद फिर दूसरे जार में डालते हैं, वहाँ उसको हम छानते हैं, छान करके फिर हम वापस ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं अपने बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है हम डायलिसिस परफॉर्म करते हैं और हमारा ब्लड का जो है प्यूरिफिकेशन होता है, तो वहाँ हेपेरिन यूज़ होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखना। ये हमने पिक्चर डिस्कस किया था वाइट ब्लड सेल्स का।
नाउ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स जो है वो हमें कौन से लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? सेकेंड लेवल की इम्यूनिटी। दीज आर अ फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल क्या होता है आपके अंदर? ये होगा, इट इज अ फैगोसाइटोस प्रोसेस बाय विच सर्टेन लिविंग सेल्स कॉल्ड फैगोसाइट इंजेस्ट और इंगल्फ द अदर बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट एंड प्रोटोजा। ये क्या करता है? दूसरे बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, प्रोटोजा जो भी हमारे बॉडी में इंटर करना चाहते हैं उसको ही खा जाता है और उसको खा करके अपने बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है, जो चीज़ तुम्हारे अंदर बुरी हावी हो रही थी उसी को मार के खा गया, तो तुम्हारा बॉडी को बचा रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है, इसलिए न्यूट्रोफिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट इज अ मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है इस वजह से। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट जो है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट इसलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, एक साथ परफॉर्म करते हैं। मोनोसाइट लिम्फोसाइट जो होता है वो वैक्सीनेशन के टाइम एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पे लिखा है दे वर्क एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। मोनोसाइट रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ वायरस इन आवर बॉडी एंड लिम्फोसाइट जनरेट्स एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट बॉडी। देखो जब हम सुई लेते हैं, सुई लेने के पीछे रीजन क्या होता है? इंस्टेंट किसी चीज को खत्म करना नहीं। जब हम बहुत छोटे थे तो हमें डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीनेशन हुआ था हमारा, चाहे पोलियो से लेके खसरा, टीवी, वायरल फीवर, हर चीज़ का हमें मिला था। रीज़न क्या था कि जब हमारे अंदर वो वैक्सीनेशन जाता है तो हमारा बॉडी जो होता है उस वायरस को पहचान लेता है। पहचानता किस रूप में है? कौन पहचानता है? वो है हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है वायरस को, ठीक है। और वहीं पे लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या जनरेट कर देता है? उस वायरस के प्रति एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी जो है, कभी भी वो वायरस अगर हमारे अंदर आता है तो इंस्टेंटली वहाँ पे रिएक्ट करके उस वायरस को मार देता है, ठीक है। तो हमें कभी भी वो बीमारी नहीं होगी, इसके लिए हमें वैक्सीनेशन किया जाता है। इफ अ क्वांटिटी ऑफ WBC डिक्रीज है देन इम्यूनिटी डिक्रीज है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर WBC डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, और जब इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? ल्यूकोपेनिया। याद रखना, ये ल्यूकोपेनिया नाम की डिजीज हमें हो जाएगी। वहीं पे अगर हमें WBC इंक्रीज हो गया तो हमारा इम्यूनिटी बढ़ गया, और इम्यूनिटी बढ़ने के कारण ल्यूकेमिया होता है, यानी कि ये एक बहुत डेंजरस ब्लड कैंसर है। आप याद रखना, WBC ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो बहुत हानिकारक भी रहेगा, ठीक है। आप इसको भी याद रखना। इन अ केस ऑफ HIV एड्स क्वांटिटी ऑफ WBC लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट इन आवर बॉडी डिक्रीज है। हमारे बॉडी में जब अगर HIV एड्स आ जाता है तो क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वहाँ क्या होता है कि हमारा DNA जो DNA का फॉर्मेशन करता है वो कन्वर्ट होकर के RNA का फॉर्मेशन करता है, और RNA से सेम टाइप का प्रोटीन हमारे बॉडी में बनने लगता है। जहाँ HIV नाम का जो वायरस है वो बहुत नंबर में बढ़ जाता है, और वो क्या करता है? हमारे सारे हेल्पर T सेल्स को खा जाता है, हमारे सारे लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट्स को बर्बाद कर देता है। तो जब हमारा लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट हमारे बॉडी से खत्म हो जाएगा तो मेरे पास एंटीबॉडी तो नहीं बनेगा। हम कोई भी वैक्सीनेशन लगा लेंगे, कभी भी वो एंटीबॉडी नाम का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं, कभी भी वो वायरस को पहचानेगा ही नहीं, कभी भी उसके अगेंस्ट लड़ेगा ही नहीं। तो क्या हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा? नहीं, धीरे धीरे टाइम लगते 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 हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाएगा और हम मर जाएंगे। इसलिए HIV में ये केस देखा गया है कि इसका रिएक्शन 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है, 5 साल 10 साल में होता है, और वहाँ पे रिकवरी की चांसेस 0% है। वहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है HIV वायरस होने के बाद, HIV या फिर एड्स होने के बाद आपकी रिकवरी बहुत ही लेस है कि आपकी हो जाएगी। क्या पता अगर हाँ आपको बहुत ही अर्ली एज में पता चल जाए तो कुछ दिन आपको दवाइयों पे रख करके कुछ साल चला लिया जाएगा, पर आपका परफेक्टली क्योर होना पॉसिबल नहीं होता है। नाउ ब्लड प्लेटलेट्स की बात देखते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स होते क्या हैं उसके बारे में। अदर नेम में इसको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स इसलिए क्योंकि थ्रोम्बो का मीन्स जो होता है वो क्लॉट करना, और साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल। यानी कि सेल का क्लॉटिंग जो होता है उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और वो कौन कराता है? ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो एक थक्का टाइप का बना हुआ रहता है हमारे शरीर के अंदर। क्वांटिटी ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी इज 4.5 to 5.5 lakhs. फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स टेक प्लेस इन अ बोन मैरो। अब बताओ बोन मैरो में क्या क्या बनता है?
सबसे पहले तो हमारा आरबीसी बनता है, दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी, और अब हमने प्लेटलेट्स पढ़ लिया तो हमारा तीसरा प्लेटलेट्स भी बन रहा है हमारे बोन मैरो में। ठीक है, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है 8 to 10 डेज। ठीक है, और इसका शेप भी इरेगुलर हुआ, किसकी तरह, डब्ल्यूबीसी की तरह। इसका डेथ प्लेस जो होता है वो ब्लड होता है। ये क्या परफॉर्म करता है फंक्शन, ये हमारे बॉडी के आउटसाइड एरिया में क्लॉटिंग परफॉर्म करता है। ठीक है, सपोज सोचो जब आपको चोट लगती है तो वहाँ पे थोड़ी देर खून बहता है, और खून बहने के बाद वहाँ पे ऐसे ऐसे कहीं भी चोट लगी ऐसे ऐसे अपने आप एक जालीनुमा संरचना बन जाती, और आप इस चीज़ का रियलाइजेशन उस वक्त में नहीं करते हो, लेकिन 3 दिन बाद जब आप उसी चोट को देखोगे तो आपको ऐसा जालीनुमा रिएक्शन या फिर ऐसा जालीनुमा टाइप का स्ट्रक्चर आपको उस घाव पे दिखेगा। आप इस चीज़ को नोटिस करना, कहीं भी आपको छिल जाएगा और वहाँ से अगर ब्लड फ्लो हो रहा होगा 4 दिन बाद देखोगे तो सेम टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ होता है। क्यों, उसके यहाँ देखो कैल्शियम प्रेजेंट्स होता है कहाँ, हमारे हेयर्स में, हमारे टीथ में, बोन्स में, ब्लड में, और ये डैमेज क्या कर देता है ब्लड सेल्स के रिलीज को, जो कि है थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिएक्शन देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग में कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन यानी कि प्लेटलेट्स होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है एक प्लेटलेट्स ही है। प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन होता है किसमें, थ्रोम्बिन में। कौन से, थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि कैल्शियम नाम का कैटलिस्ट आता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है हेपेरिन को, जो कि एंटीकोगुलेंट नाम का एक फैक्टर है। यानी कि हेपेरिएंट को मतलब वो ब्लड को कोगुलेट नहीं कर सकता, इसलिए प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में आता है ताकि उसका वो कोगुलेशन स्टार्ट होना कि बंद हो। ठीक है, फिब्रिनोजेन, उसका फिब्रिनोजेन से थ्रोम्बिन पेप्सिन नाम का कैटलिस्ट आता है, वो कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन के अंदर। और फिब्रिन जो है ये एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाएगी उस कोगुलेट के ऊपर। फिब्रिन और ब्लड वेसल आपस में कंबाइन करके क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं, और विटामिन के की हेल्प से वहीं पे तो जहाँ चोट लगती है वहाँ पे कैसे जालीनुमा नाम की ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है, ये आपको 2-3 दिन के बाद दिखने को मिलेगा। बीच अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड वो भी देखो। बीच ब्लड सेल्स आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा होता है, हमारा प्लेटलेट्स। नेम ऑफ मेन प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज अ फिब्रिनोजेन। व्हाट इज क्लॉटिंग टाइम, 3 से 5 मिनट के अंदर हमारा ब्लड जो है वो कोगुलेट हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक छोटा सा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो प्लीज़ हमें भी मोटिवेट करिए और इस चीज़ को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करने से वीडियो की रीच बढ़ती है और हमें एक मोटिवेशन प्रोवाइड होता है। इस तरह की वीडियो हमेशा आएगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।